आपसे कहता है दोस्तों, कहता है छत्रज्ञ और स्रा कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या अगर कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, छत्रज्ञ स्रा। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ चैट सेक्शन में आते हैं और क्लास शुरू होते ही वापस यहाँ पर बाय बाय करते हैं, उन सभी के लिए हमने एक पैमाना बहुत अच्छा निकाला है कि उनको आउट करेंगे। जो क्रीम बचेगी उनको पढ़ाएंगे, उनको ही सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा। भले ही जैसे नहीं, एक बेंच पर कोई भी अध्यापक पढ़ाता है, एक बेंच पड़ी हुई है, उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे पढ़ाऊंगा। कम पढ़ाऊंगा, सॉलिड पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और मजेदार तरीके से सिलेक्शन होगा। तो चैट वाले बच्चे थोड़ा हमसे सावधान रहना। पावर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। अगर हम कहते हैं पावर्ग, और पावर्ग जो होता है पाफा बाभा, ये ओष्ठ, ओष्ठ समझते हो ना, जहां पर ओठ का इस्तेमाल होता है वहां पर हम क्या करेंगे? ओष्ठ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है। थर्ड आपसे क्या कहता है? कहता है हरियाली क्या है? हरियाली क्या है? मैं ये कहता हूं दोस्तों, हरियाली आप अगर देखिए, महसूस कीजिए। जब चीजों को आप महसूस करते हो तो वहां पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। हिंदी में अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा प्रमुखता 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। और अगर हम वैसे देखें तो 5 प्रकार की हो जाती हैं, 2 बढ़ जाती हैं, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक का जुड़ाव देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर आपसे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत बढ़िया। एक बार अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। सभी बच्चे, सारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अपने व्हाट्सएप पर जितने भी मित्र हैं ग्रुप से, उनको शेयर कर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर अयोगवाह वर्णों की संख्या देखी जाए तो होती है 2। कौन कौन सी होती है? एक होता है आपका अंग और एक होता है आपका आहा होता है। तो ये चीज आपको डिटेल में याद रखनी है, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। 5 नंबर संधि से प्रश्न लिया है। संधि से प्रश्न लिया है, कहता रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आप रामायण की बात करें तो रामायण की अगर मैं बात करता हूं तो होता है रामधन अयन। क्या होता है? रामधन अयन बराबर होता है रामायण। और जब रामधन अयन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी होगा। संधि की बात करें तो संधि क्या स्वर होगी? कमेंट कीजिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। साथ ही साथ अगर संधि की बात हुई है तो संधि क्या है? संधि वो है जो वर्णों के मेल से बनती है। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार होते हैं 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अभिद्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिद्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत आसान है। 2 चीजें मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन से, एक तो उसका संधि बता दो और एक तो संधि विच्छेद बता दो। देखो दोस्तों, अभिद्य की बात करें तो एक तो जब भी कोई भी आधा वर्ड लटका होता है यारा लावा पर तो वो अभी हो जाता है। तो अभी जहां पर होगा तो वो ये वाले ऑप्शंस नहीं आएगा, और जब ऊ होगा तो उदय साथ में आएगा, तो उदय वाला ऑप्शंस मतलब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूं, ये स्वर संधि का पार्ट है, और स्वर में कौन सा है? स्वर में आपका यड़ संधि पार्ट देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्या कहता है? अध्ययन में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अध्ययन में कौन सी संधि है? अगर आप अध्ययन को देखोगे तो ट्रिक क्या है, नोट कीजिएगा। ट्रिक अगर आपको दिमाग में नहीं आ रही तो आपको 4 वर्ड याद रखने, या, रा, ला, वा। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के ऊपर कोई आधा वर्ड लटका हो, देखिए या के ऊपर आधा वर्ड धा लटका हुआ है, तो दुनिया का कोई आधा वर्ड इन 4 अक्षरों के ऊपर अगर लटका है तो वो यड़ संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर आपसे कहता है कि बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार कैसी संधि है? एक क्वेश्चन ये बनता है। बहिष्कार एक विसर्ग संधि है। कैसी है? विसर्ग संधि है।
बहिष्कार एक विसर्ग संधि है। बहिष्कार को देखा जाए तो बही धनकार होता है और बही धनकार के साथ ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्लियर है। विसर्ग का इस्तेमाल कब होता है? जब स्वर और व्यंजन साथ में मिलते हैं तब विसर्ग का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चंस पर आएंगे 9 नंबर। सब्सक्राइब करने के साथ नए बच्चे अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करें कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में ये रोज रात 8 बजे चलती है क्लास, आप सभी के लिए कंटिन्यू होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट करें जो नया बच्चा जुड़ रहा है, नई बहन, नया भाई। नेक्स्ट, अंजनी सुत में कौन सा समास है? अंजनी सुत, अंजन के पुत्र। अब सुत का मतलब होता है पुत्र और सुता का मतलब होता है पुत्री। अब जहां पर अंजन सुत की बात हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हो जाएगा वो बहुब्री समास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अर्थात हनुमान की बात हो रही है, जहां पर हनुमान जब वर्ड लिखा हुआ नहीं लेकिन दूसरे अर्थ में हनुमान आ रहा है तो वहां पर बहुब्री समास हो जाएगा। और याद ये रखना है दोस्तों कि समास के जो प्रकार होते हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि समास के प्रकार के साथ साथ समास कैसे बनता है? तो पदों या शब्दों के योग से बनता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको यहां पर जवाब देना है। कहता है कि निम्नलिखित में किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बहुब्री समास नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब ध्यान देना है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ऑप्शंस में आप दशानन देखो, मृत्युंजय देखो, पंचवटी देखो, क्या ना? हाँ बिल्कुल, हम बीपीएससी को हम पूरी तरीके से हम उस पर कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी क्वेश्चन कीजिएगा, उसके लिए एक शेड्यूल हम तय करेंगे। हिंदी तो आपकी 8 बजे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए स्पेशल वे में हम चीज़ों को चलाएंगे। अभी फिलहाल 10 नंबर देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में किस शब्द में बहुब्री समास यहाँ पर नहीं है? दशानन में क्या है? बोलो सर है, अर्थात रावण। मृत्युंजय में जो मृत्यु पर जय प्राप्त करता है, अर्थात कौन? कमेंट कीजिएगा। पतझड़, जो बच्चा पतझड़ मार रहा है उन सभी को बताना चाहेंगे कि पतझड़ में क्या होता है कि पतझड़ भी दोस्तों होता है आपका बहुब्री। लेकिन पंचवटी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें बहुब्री ना होकर इसमें द्विगु होगा। अब बच्चा कहेगा सर पतझड़ में क्यों नहीं? पतझड़ का मतलब होता है जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, अर्थात पतझड़, तो ये हो जाता है बहुब्री समास। ये मृत्युंजय भी बहुब्री समास, दशानन भी बहुब्री, ये जाता है आपका द्विगु के साथ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर 11 नंबर कहता है कि इनमें किस शब्द का विलोम अगम है? अगम। अब आपसे मैं पूछता हूं दोस्तों, अगम की बात अगर की जाए, क्या ना, अगम की बात अगर की जाए तो अगम का मतलब क्या होता है? तो अगम का मतलब जानने से पहले आप जान लो कि इसका विलोम क्या होता है। अगम का मतलब होता है, अगम का जो है विलोम होता है यहां पर सुगम होता है। अगर आप अगम का अर्थ की बात करते हो, जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना चलने वाला, दुर्गम। सुगम का मतलब क्या होता है? अगम का मतलब दोस्तों होता है दुर्गम, ऐसे समझ लो। और जो ना चलने वाला हो और जो चलने वाला हो, जो आसानी से हो जाए, वो सुगम है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। अगर आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करोगे तो वो क्या कहलाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक है अपरिग्रहण, एक है अपरिग्रह, ध्यान दीजिएगा, और एक है इंद्रिय निग्रह और एक है परिग्रह। जब आप महात्मा बुद्ध पढ़ते हो तो वहां पर एक शब्द यूज होता है अपरिग्रह। तो जब आवश्यकता से अधिक धन को त्यागते हैं तो अपरिग्रह, जहां पर धन का लोभ नहीं, लालच नहीं होता है, वहां एक प्रयोग होता है जिसका नाम है अपरिग्रह है दोस्तों। इसलिए 12 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो बी फॉर ब्रिलियंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की स्क्रीन पर 13 नंबर कहता है कि का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये का, गा, जा, फा जो ध्वनियां हैं, ये जो आपका नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये सभी नुक्ता में आपका अरबी फारसी दिखता है। ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं, ये अरबी फारसी जो है ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए राइट आंसर बी जाएगा। क्लियर है? बहुत तेजी से 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न। चैप्टर का नाम गिनाता हूं। चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पूर्व में लगता है, ध्यान दीजिएगा, जो में लगता है वही उपसर्ग है। शब्द के आगे लग जाए वो उपसर्ग है। ठीक है। अब अत्याधुनिक में क्या आप संधि करोगे? तो अत्याधुनिक में धन आधुनिक करोगे तो अति क्या है? आधुनिक के आगे अति लगा है तो अति क्या है? उपसर्ग है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा।
और यही उपसर्ग का उल्टा क्या होता है? उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के पीछे जुड़ता है, तो जो शब्द के पीछे जुड़े तो वो प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से। जितनी तेज गति से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। वैदेही वनवास किसकी रचना है? सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाओं में से एक वेसुमार वैदेही वनवास। क्या क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार कमेंट कीजिएगा, या अपनी स्क्रीन की बात करें। सर वॉइस फंस रही है, चेक कर लेते हैं। अभी क्लियर है? ठीक है। हाँ, वैदेही वनवास की बात करें तो वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह हरिऔध की है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि, यानी हिंदी का अगर राष्ट्र कवि पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। करें तो इनको भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन इनको द्वितीय राष्ट्र कवि। और अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं ने देखी होगी, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए मैं देख लेता हूं। एक बार मैं इसको वीडियो को सही करता हूं, मेंटेन करता हूं, आप वेट करिएगा, ठीक है। मैं नेट को ऑफ करके नेट को ऑन करता हूं। क्या आप सभी हमारा 1 सेकंड का इंतज़ार, मतलब 1 सेकंड के लिए आप हमारा साथ देंगे? तो कहीं ना कहीं मैं इसको सही कर लेता हूं, ठीक है। अभी बताइए, क्लियर है कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अगर आप संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हो तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं? तो मैंने कहा 4 होते हैं। वो कौन है? छत्रज्ञ और स्रा होते हैं, जिसमें आपको एक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक और होता है जो स्रा देखने को मिलता है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है 17 नंबर, और 17 नंबर आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब साफ आ रहा है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। जवाब दिए। सही वर्तनी में आवर्जन लिखा जाता है, और वो कैसा लिखा जाता है? एक है आ, जो एक क्या होता है, जो एक उपसर्ग होता है, और व्रजन में ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लॉक करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके आईक्यू को चेक करेगा और आपका आईक्यू बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जरा जवाब दीजिएगा। तो ये वीडियो में अब बच्चे चले जाएंगे क्योंकि कनेक्शन लॉस हो चुका था। कोई बात नहीं, हमने क्या बोला, बाद में कुछ बच्चे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या ना, आप एक बार शेयर कर दीजिए जो बच्चे अब जा चुके हैं। वीडियो को लाइक एक साथ में करना, जो भी बच्चा करे एक साथ में करना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। अब देखिए, अनेकों वर्ड नहीं लगेगा, भारत में अनेक जातियां हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अनेकों वर्ड कोई नहीं होता है, क्योंकि अनेक तो पहले से ही प्लूरल है, तो अनेक को अनेकों लगाकर हम ये ऑप्शंस तो पहले से काट देंगे। अब अनेक के साथ क्या आएगा? हमेशा प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, और प्लूरल के साथ हम कह सकते हैं कि बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर जातियों के साथ, जातियों के साथ, सी के साथ लॉक करेगा। तो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19। पीने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? पीने की जो इच्छा रखता है दोस्तों, वो उसके लिए हम क्या ऑप्शंस को लॉक करेंगे? देखिए, पीने की इच्छा रखने के लिए हम पिपासु वर्ड यूज करते हैं, जो एक संस्कृत का वर्ड है, जो तत्सम वर्ड है। पिपासु, ऑप्शन नंबर सी। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? अगर हमने अभी अभी समास वाला एक क्वेश्चन किया होगा, या मैं फिर से आपको बताता हूं, जो मृत्यु को जय करता हो, है ना। अब मृत्युंजय में देखेंगे दोस्तों, तो मृत्युंजय में समास की बात अगर की जाए तो आंसर क्या होगा? तो हम कहते हैं कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बहुब्रीहि समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मृत्यु को जय करता है, अर्थात भगवान शिव जो मृत्यु को जीतने वाले हैं, वो कौन है? भगवान शिव, भगवान महाकाल की बात हो रही है। जहां महाकाल शब्द आ रहा है, क्या महाकाल क्वेश्चंस में लिखा है? नहीं लिखा।
लेकिन किसी दूसरे स्रोत से पता चल रहा है कि हाँ महाकाल का नाम आ रहा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे दशानन हुआ, जैसे लंबोदर हुआ। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद दोस्तों क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं। ठीक है। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है, आपको लॉक करना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूं जगदीश, जगदीश में आप जगत वर्ड यूज करते हो ना, जगत, और जगत धन ईश शब्द यूज करते हो ना, तो ये जगत अलग हो जाता है, ईश अलग हो जाता है। बोलो क्लियर है ना? अब ये बताओ, इसमें हलंत लगा है, और ट्रिक ये कहती है जब भी आप संधि विच्छेद करो और उसमें अगर हलंत आ जाए तो दुनिया का हर शब्द हलंत वाला व्यंजन संधि हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला क्या कहता है? विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? जब भी चीजों को हम विश्लेषित करते हैं तो हम कहते हैं वो विश्लेषण है। और अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों 22 नंबर में, तो वो संश्लेषण हो जाएगा। 22 नंबर का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 23 नंबर। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? ग्रीक है, देवनागरी है, रोमन है, आरमाइक है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो एक चिंदी सा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आर्टिकल 343 से लेकर 342, 343 से लेकर 351 तक जाता है। और मैं ये कहता हूं कि भारत में जो हिंदी होगी वो क्या है? राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 24, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आओ, ऑप्शन नंबर बी है अक, सी है अक्कड़ या फिर आक। अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों भुलक्कड़ में, तो ये अक्कड़ प्रत्यय लेकर आता है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा कहां पर लगता है? पीछे जुड़ता है। और ये पीछे जुड़ता है, ये प्रत्यय होता क्या है? ये होता है शब्दांश। शब्दांश होता है यानी शब्द का अंश होता है, चाहे वो आगे जुड़े चाहे वो पीछे जुड़े। 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है, उसका कोट पुराना था। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा यहां पर ऑप्शन जिसमें पुराना पूछा गया है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है पुराना होगा? यानी संज्ञा पुराना है, सर्वनाम पुराना है, क्या विशेषण पुराना है, या अव्यय पुराना है? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी शर्ट नीली है, तो जो मेरी शर्ट है ना नीली, ये विशेषता है, मेरी शर्ट की विशेषता है, मेरी नहीं। तो ये शर्ट की विशेषता है क्या? मेरी नहीं है। ये शर्ट की विशेषता है क्या? ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं काला हूं, तो भी ये काला क्या है? ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी विशेषता बताई जा रही है। तो इसी तरीके से उसका कोट पुराना है, इस कोट की विशेषता क्या है? पुराना, तो ये भी विशेषण। विशेषण क्या है? जो किसी विशेषता जो किसी की विशेषता बताता हो। किसकी बताएगा? संज्ञा की बताएगा, या तो सर्वनाम की बताएगा, है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी। और विशेषण के प्रकार होते हैं 4। अगला, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन ए में है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी में है मुक्ति बोध, ऑप्शन सी में है अज्ञेय, और ऑप्शन डी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि तुलसीदास जो है एक रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला को कहा जाता है हिंदी का क्रांतिकारी कवि। ठीक है ना? इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। बढ़ेंगे 27 नंबर। शायद इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लीजिए, कनेक्शन वहां पर कटा हुआ था। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद विसर्ग संधि के साथ बहिधनकार होगा। इसकार कोई शब्द नहीं होता है, बहिष कोई शब्द नहीं होता, और बहिर कोई शब्द नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और विसर्ग संधि के साथ इस क्वेश्चन को यहां पर समाप्त करेंगे। 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कि प्राग ऐतिहासिक का अर्थ बता दो, फटाफट अर्थ बता दो। और एक बनेगा कि इसका उपसर्ग क्या होगा।
कोई बताएगा? प्राग ऐतिहासिक का अर्थ बहुत कम लोग जानते होंगे, जो हमसे पढ़े हैं या किताबों में पढ़े हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है उन्हें पता है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास के पूर्व का समय हो। इतिहास के पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। इसका उपसर्ग होगा बी ऑप्शन, प्राग होगा। अब प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है जो चीजें लिखित रूप में ना हो, लिखित रूप में ना हो, सुना है सब, जो सुना है कि यहां पर एक भूत रहता है। मतलब मैं अब बता रहा हूं आपको, इसको प्राग ऐतिहासिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर एक भूत रहता है। बोला किसने बताया? बोला मेरे दादा ने बताया था, है ना। इसी तरीके से इतिहास के पहले जो समय था वो था प्राग ऐतिहासिक, जिसमें चीजें लिखित रूप में नहीं थी। और इतिहास किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, जिसमें लिखित रूप में चीजें विद्यमान हो। 29 नंबर, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अलंकार में देखा जाए तो कई बार हमने अपनी वीडियो में बताया है, अलंकार जो अलम से बना हुआ है, अलम, और अलम धनकार होता है। क्या है? अलम धनकार। मैं इसको सही से लिखता हूं, अलम धनकार बराबर अलंकार। और ये अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। और आभूषण जब होता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जीभ लगाने से होता है दोस्तों, बताइए हम क्या करेंगे? अगर आप जीभ लगाने से होता है तो मैं ये कहता हूं कि उनको दांत के संबंधित ऑप्शंस ढूंढना होगा। और जब हम दांत के संबंधित ऑप्शंस ढूंढेंगे तो दंते होगा। भाई सिंपल सी बात है। और दंत में क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा, था आ जाएगा, दा आ जाएगा, धा आ जाएगा, ना आ जाएगा। अब सबको बोल के देखिए, देखिए ऊपर आपकी जीभ टच हो रही, बोलिए ता, था, दा, धा और ना, है ना। प्रयोग करके, हिंदी को मैं प्रयोग करके पढ़ाता हूं, इसलिए आप कहते हो ना बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 31 नंबर, लास्ट के 20 प्रश्न आप समझ लो, ये पहला क्वेश्चन है। 31 से 50 के बीच में मिलेंगे 20 क्वेश्चन, मात्र 7 मिनट के अंदर में। और 7 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में आपका स्कोर जो रहना चाहिए, कट ऑफ मैं बता देता हूं, वो रहना चाहिए कम से कम 9 क्वेश्चन का। 11 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, कर सकती हो, इससे कम तो आपकी हिंदी बहुत खराब। अगला क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी में है आपका पौधे, ऑप्शन नंबर सी में है चावल, ऑप्शन नंबर डी में है अंगूर। देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा है अंगूर, क्योंकि चावल, पौधे, गुलाब ये अलग, अंगूर हमेशा होते हैं किसमें? एक गुच्छे में। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ। विलोम शब्दों के 100 क्वेश्चंस की बात करें, हाँ 100 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ये आता है। चलिए देखिए, अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन होता है। आंसर 32 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट 33, 33 देखिएगा, गौशाला में कौन सा समास? अच्छा किसके लिए गौशाला? गायों के लिए शाला। शाला का मतलब जो घर होता है, जो आलय होता है, जहां पर गाय विश्रामित अवस्था में देखी जाती हैं, रहती हैं, तो हम कहते हैं गायों के लिए शाला, तो हम कहेंगे तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। और यार ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा। जब समास की बात आती है तो तत्पुरुष में द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 34, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, किस शब्द में इत प्रत्यय आया है? कौन से ऑप्शंस में इत प्रत्यय आया है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। बताइए। अगर मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन में तो आप यही कहोगे सर कि जो इत प्रत्यय है ना, वो प्रत्येक में तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत में। अब ऑप्शंस नंबर बी और सी और डी में देखा जाए 34 नंबर में, तो यहां पर प्रोत्साहित में आ सकता है, बाद बाकी नहीं, क्योंकि प्रोत्साहन से बना हुआ है प्रोत्साहित और इत प्रत्यय लगाकर बनाया गया। पुस्तक क्या है? 35 नंबर, पुस्तक क्या है?
देखिए, जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों पुस्तक की, तो पुस्तक जो है हमेशा स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम कहते हैं किताब गिर गई, पुस्तक गिर गई, किताब बहुत मोटी है, कभी बोला किताब मोटा है ना, कैसे पढ़ेंगे। तो किताब हमेशा अच्छी है बोलते हैं, किताब बहुत खराब है। इस तरीके से ये स्त्री बोधत्व की बातें हैं। स्त्रीलिंग होगा इसलिए क्योंकि उसमें स्त्री का बोधत्व है। 36 आपके स्क्रीन पर है। 36 कहता है कर्म भूमि के लेखक कौन है। जब आप कर्म भूमि की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो कर्म भूमि जो है क्या है, इसके प्रेमचंद्र ऑप्शंस में ए लॉक होगा। प्रेमचंद्र ने कफन को लिखा है, मैंने कई बार आपको बताया है, नहीं बताया है समझ लीजिएगा। ईदगाह को लिखा है, कफन के साथ गोदान को लिखा है, कफन के साथ गवन को लिखा है, और इसके साथ ही साथ कर्म भूमि को लिखा है। अगले क्वेश्चंस में आइए 37 नंबर। 37 कहता है कि ओष्ठ तालव्य दंत ऊष्म में पूछ रहा है कि था कैसा। अभी मैंने अगर एक ध्यान दिया हो, मैंने कहा था ता था दा था और ना, इसमें ये क्या है, इसमें ये है दंत। क्यों? क्योंकि आप था बोलते हो तो फटाक से आपकी जीभ दांत से टकराती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है साहित्य से। कहता है यामा किसकी रचना है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। आंसर 38 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सटीक होगा। अगला, निम्नलिखित में किस शब्द में लिंग नहीं बदलता। चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। अब देखिए, मामा की बात करें, साइकिल की बात करें, छात्र, चाचा, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लॉक किया जाए। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। चाचा का चाची हो सकता है, छात्र का छात्रा हो सकता है, मामा का मामी हो सकता है, लेकिन साइकिल का क्या है, साइकिल ही नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी है। साखी एक शब्द है, साखी, ये साखी थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, लॉक किया जाए। साखी की बात करी जाए तो साखी को साक्षी कहा जाता है, यानी इसका तत्सम ये है, और साक्षी एक संस्कृत का शब्द है जिसको तत्सम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, कमेंट कीजिए। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि को देखा जाए ऑप्शन नंबर ए और बी और सी और डी में ये बताओ कि क्या मैंने ये कहा है कि रामू एक कवि है। रामू जो है वो क्या है, बोला कि सर रामू कवि है। तो मैंने आपको बोला है क्या नाम है कोई नहीं। अगर रामू कवि होता तो व्यक्तिवाचक होगा, या रोहिणी कवित्री होती, या पिंकी कवित्री होती, है ना, वर्षा कवित्री होती, मैं इसी ऑप्शंस में कमेंट बॉक्स से नाम ले रहा हूँ, या कुलदीप, या जो है जो भी है कवि होते, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कवि तो दुनिया में बहुत सारे हैं। जब चीज़ें जातिवाचक में एक दुनिया में जाति का बोध कराती हैं, तो मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर, ऋजुता का सही विलोम होता है वक्रता होता है। ऋजुता का उल्टा विपरीत क्या होता है, वक्रता होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग का मतलब समझते हो, जो स्त्री का बोधत्व कराए, जिसमें आप फीमेल साउंड देखेंगे, जैसे शाम होती है, रात होती है, आंखें खुलती हैं, ये स्त्रीलिंग। लेकिन हमें पूछा है नहीं है, ये कलेवा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कलेवा एक पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 44 नंबर। दुराचारी का विलोम क्या होता है। दुराचारी का विलोम क्या होगा। जनसंख्या पे पहले स्थान पर आ गया हूँ। बता रहा 2 शब्द बोले सर। अच्छा, कौन, तुम आ गए हो कि भारत आ गया। तुम्हारी और हमारी वजह से, हमारे दादा और तुम्हारे दादा की नाकामियों का के कारण जो है आ रहे हैं नंबर 1 पे। और कुछ बोलना चाहते हो। तुम्हारे दादा और हमारे दादा की नाकामियों की वजह से भारत नंबर 1 जनसंख्या के स्थान पर। 44 नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता है, दुराचारी का में दुष्ट प्रवृत्ति वाला, सदाचारी, पूजनीय,
या परमेश्वरी। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय का दोनों का प्रयोग हुआ है। एक है रंगीनिया, एक है ध्वंसावशेषों, एक है अधीरता और एक है संप्रदायवाद। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 45 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा ध्वंस अवशेष, यानी ऑप्शन नंबर बी, ध्वंसा अवशेषों। ठीक है ना। ध्वंस अवशेष में जो आप संधि भी बात कर लेते हो और जहां पर ध्वंस आप ले लेते हो तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवशेष को ले लेते हो तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रत्यय हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे। हम कहते हैं कि जब भी तुम्हारे लिए कोई क्या मांगा जाए, तुम्हारे लिए तुम्हें कोई आशीष दे, तुम्हें कोई वरदान दे, तुम्हें कहे कि दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हें कोई आशीर्वाद दे अगर, तो तुम हमेशा उसमें इच्छावाचक मारना। वो बोले तुम्हारा काम ये बन जाए, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर करे तुम बहुत पढ़ो लिखो, ईश्वर करे तुम्हारी जल्दी नौकरी लगे, है ना। ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं। तो उसमें हमेशा इच्छावाचक। कैसे याद करोगे? इच्छावाचक याद करना बड़ा आसान है कि सामने सामने वाला चाहता है कि तुम्हारी चीजें अच्छी हों, भले ही वो अंदर से बुरा चाहता है, लेकिन वो चाहता है उसकी या तो बुरी होंगी या तो अच्छी होंगी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अगर आप बहुवचन की बात करेंगे तो वचन में क्या क्या प्रयोग होगा? जैसे दर्शन, मन और पराठा। अब पराठा है तो वो तो है, पराठे है दोस्तों, तो बहुवचन है। अब मन की बात करें, दर्शन हमेशा एक वचन में। सितार जो है क्या, अब ध्यान दीजिएगा, सितार और दर्शन, सितार और दर्शन, थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कनेक्शन तो ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर जो सितार है वो क्या है? सितार तो एक वादक यंत्र है। दर्शन क्या है? दर्शन और आंसू की बात करें तो इसका प्रयोग एक वचन में ना होकर बहुवचन में होता है। आश्चर्यचकित की बात करें या आश्चर्य शक्ति की बात करें तो इसमें प्रयुक्त समास क्या है? तो आश्चर्य शक्ति। आश्चर्य शक्ति कैसी शक्ति? आश्चर्यचकित कर देने वाली शक्ति। जहां पर विशेषण पद, जहां पर विशेषता का वर्णन होता है वहां कर्मधारय होगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर में आप सभी का स्वागत है। है त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? मैंने कहा कौन सा, बोले त्रिभुवन, बोले सर कैसे, मैंने कहा तीन, बोले क्या भवन, बोले क्या सर द्विगु समास, ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 50 नंबर। गस्त शब्द का अर्थ क्या होगा? गस्त शब्द का अर्थ क्या होगा? थैंक यू सर, मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो चुका है, क्वालिफाइड हो चुकी, बहुत बढ़िया, हिंदी लिटरेचर से, बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 50, गस्त शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कहीं ना कहीं घूमना होता है। क्या मैं कहता हूं? क्या घूमना होता है? दिमाग लगाइए। अब देखिए घूमना होता है, बिल्कुल हम कहते हैं ना गस्त हो रही, पुलिस घूम रही है, गस्त लगा रही है। जाना दौड़ना समझना नहीं, क्योंकि गस्त का मतलब होता है, पुलिस गस्त तब लगाती है जब व्यवस्थाएं खराब होती है या चोर संबंधी, डकैती संबंधी कोई भी यहाँ पर चीजें ना हो,